हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 30 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है इंडिया होस्ट करने जा रहा है एआई इम्पैक्ट समिट। अब यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा ये एआई इम्पैक्ट समिट है क्या, कैसे ये वर्क करेगी, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्यों इसको G20 के स्केल का कहा जा रहा है, कैसे यूपीएससी में इससे कनेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसका थीम क्या है, हर वो एस्पेक्ट जो कि आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है, आपके मेंस पर्सपेक्टिव जीएस पेपर 3 के लिए जो भी चीज़ें रेलेवेंट है वो सब आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। आपको पता होगा जो भी चीज़ें मेंस के पर्सपेक्टिव के लिए ज़रूरी होती हैं उसको मैं आंसर राइटिंग फॉर्मेट में एक ब्लूप्रिंट टाइप में आपको प्रोवाइड करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ ऑल्सो, और यहाँ पे समझा भी देता हूँ जिससे आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे कि कैसे आपको आंसर्स के पॉइंट को पिक करना है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं एक नेवल शिप जिसका नाम है कौंडिन्या। इसने अपनी हिस्टोरिक जर्नी बिगिन की है। इस आर्टिकल में आपको मैं बताऊंगा ये कौंडिन्या का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इसको मैरिटाइम हेरिटेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इसको प्रोत्साहन मिल रहा है, क्यों इसको रिवाइव करने की बात की जा रही है, इंडिया के एंशियंट सी रूट में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब कुछ आपको इस आर्टिकल में समझाऊंगा मैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आया है नवंबर मंथ का, तो यहाँ पे आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या उस डेटा में मेंशन किया गया है, उसके स्टैटिक पोर्शन को आपको समझाऊंगा जिससे आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग बन सके, और कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट क्या है, आईआईपी के साथ उसका क्या रिलेशन है, वो सब कुछ आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हंगरी के जो वाटर गार्जियंस हैं वो बैटल कर रहे हैं विद ग्रोइंग एरिडिटी, जो सूखा पड़ रहा है, और जो थर्मल वाटर है। अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि किस तरीके से हंगरी में जब वाटर गार्जियन की बात हो रही मतलब ये कुछ लोग होंगे, तो कैसे जो एरिडिटी या फिर सूखा या फिर जो डेजर्टिफिकेशन होता है उसको कैसे, उस लड़ाई को कैसे लड़ रहे हैं विद थर्मल वाटर। तो यहाँ पे आपको मैं ये पूरी की पूरी थ्योरी समझाऊंगा, फिर मैं आपको डेजर्टिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा ग्लोबल लेवल पे कौन सा प्लेटफॉर्म है जो कॉम्बैट करने के लिए बनाया गया है डेजर्टिफिकेशन, और कैसे यूपीएससी ने वहां से सवाल पूछा है वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। और जीएस3 2020 में क्वेश्चन देखिए पूछा गया, द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेट बाउंड्रीज। तो अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। दिस मीन्स कि आपको इस क्वेश्चन को सब्सटैंशिएट, एक प्रूफ करना होगा कि कैसे जो डेजर्टिफिकेशन है उसकी कोई क्लाइमेट बाउंड्रीज नहीं होती। तो यहाँ पे जब मैं जो पॉइंट समझाऊंगा उन पॉइंट्स का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 7.79 लाख करोड़ का डिफेंस क्लियरेंस दिया है। अब यहाँ पे डीएसी कैसे वर्क करती है, जो क्लियरेंस दिया है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा ओवरऑल वो मैं आपके साथ समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपको एक चीज पता होगी, जो कुछ भी मैं आर्टिकल में समझाता हूं वो एक कॉज और इफेक्ट के रिलेशन पे चलता है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके, प्रीलिम्स में और मेंस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपकी ब्रॉडन अप होती चले। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल, ठीक है। अब पहले आर्टिकल में टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा, जब ये सबमिट हो जाएगी फैब में तब इसके ऊपर और डिटेल की चीजें आएंगी, तब मैं दोबारा से आपके साथ ये सारी की सारी चीजें डिस्कस कर लूंगा। अभी हम बात करते हैं इस आर्टिकल के ऊपर। अब इंडिया होस्ट करने जा रहा है ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट, जो कि G20 के स्केल की हुई, जैसे G20 समिट हुई थी 23 में, ठीक उसी तरीके से और उसी स्केल पे ये ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट होने जा रही है। अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख एटेंडीज कहे जा रहे हैं, 15 to 20 हेड ऑफ द स्टेट्स आने की बात हो रही है। ये जो ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट है ये पार्ट ऑफ एनुअल ग्लोबल एआई समिट है, जिसमें पहला आपका यूके में हुआ था 2023 में। इंडिया का रोल क्या है, इंडिया ने होस्टिंग राइट लिया था फ्रॉम फ्रांस। क्यों लिया था, ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके ग्लोबल एआई में अपनी लीडरशिप, और पार्टिसिपेशन की ग्रोथ होगी। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब पढ़ने वाली चीज़ें, एक बार पढ़ लोगे इससे कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक एग्जाम्पल या इससे कोई भी ऐसी चीज़ आपके प्रीलिम्स में पूछे जाने की चांस नहीं है। पॉइंट यहाँ पे क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर मैं फोकस थीम की बात करूँ तो फोकस थीम में क्या है, एआईज इम्पैक्ट ऑन वर्क, ट्रस्ट सेफ्टी ऑफ एआई मॉडल, सेक्टर स्पेसिफिक एआई एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे ये कुछ थीम्स हैं जिन पे फोकस किए जाने की बात हो रही है। अगर आप ध्यान देंगे तो यूपीएससी में इसी बार 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिक्स समिट के ऊपर, जहां पे बोला गया था जो 16th ब्रिक्स समिट है वो रशिया कजान में हुई थी। उसके बाद उन्होंने थीम दिया था,
थीम में मल्टी कल्चरलिज्म लिख दिया था और ये थीम में जो वर्ड का मिसप्लेसमेंट किया था उसकी वजह से ये स्टेटमेंट या वो स्टेटमेंट जो दिया गया था वो गलत हो गया था। अब आपको करना क्या है, सेम चीज यहां पर भी हो सकती है। अब वहां पे यहां पे गलती कैसे करेंगे, लिख सकते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट। अभी आपके साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे यूपीएससी फ्रेम कर सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसका इंपैक्ट क्या होगा। इंपैक्ट यह है कि इंडिया को या इंडिया की पोजीशन एक लीडरशिप रोल के तरीके से निकल के आएगी। जो ग्लोबल एआई की गवर्नेंस है उसमें की वॉइस की तरीके से इंडिया की जो इमेज है वो बाहर निकलेगी। पॉलिसी में इन्फ्लुएंस होगा, शेप करेगी। जो एआई सेफ्टी में रूल्स बनते हैं, एथिक्स बनते हैं, ट्रस्ट बनते हैं, उसमें काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा इंडिया का। इकोनॉमिक बूस्ट तो मिलेगा ही, एआई से कनेक्टेड जो इन्वेस्टमेंट होंगे, स्टार्टअप्स, टैलेंट और जो स्ट्रॉन्गर टाइज हैं जो हमारे और देशों के साथ है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन अप हो जाएंगी। तो टेक डिप्लोमेसी में भी आएगा। अब ये जो टर्म है टेक डिप्लोमेसी, ये चीज काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो आप इसको जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 2 में, इंटरनेशनल रिलेशन में काफी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक नया टर्म है और इस टर्म्स पे क्वेश्चन मेंस में स्पेसिफिकली पूछे जाने के काफी चांसेस हैं। बोल देंगे डिस्कस टेक डिप्लोमेसी, तो ये क्या है, तो आप यहाँ पे एआई इंपैक्ट समिट का मेंशनिंग कर सकते हो और ये जब करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बाय डिफॉल्ट काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आपको जो लिखने की स्किल है वो और ज्यादा इंप्रोवाइज हो जाएगी अगर आपने ऐसे सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे फोकस होगा। यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजीज हैं एआई से जॉब में ट्रांजिशन वाली जो चीजें हैं वो सब कुछ यहाँ पे फोकस की जाएंगी। इंपैक्ट होगा इस समिट का, इनोवेशन को पुश मिलेगा और जो सॉफ्ट पावर है वो भी और ज्यादा एनहेंस होगी इंडिया की। ठीक है, अब बात करते हैं जो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब यूपीएससी में ऐसे फ्रेम किया जा सकता है क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एआई इंपैक्ट समिट टू बी होस्टेड बाय इंडिया। इट इज पार्ट ऑफ एन एनुअल मल्टीलैटरल एआई समिट प्रोसेस दैट बिगैन इन द यूके। क्या ये सही है? यस, इट इज राइट। फिर कह रहे हैं द समिट फोकस ऑन एआई गवर्नेंस, इन सब चीजों पे क्या सही है? यस। फिर कह रहे हैं इंडिया फर्स्ट होस्टेड दिस समिट इन 23। क्या इंडिया ने होस्ट किया था या फिर यूके ने किया था? तो अभी मैंने बताया कि यूके ने किया था। तो इस तरीके से ट्रैप डाल के इस स्टेटमेंट को गलत कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे क्या है, 1, 2 एंड 4 जो है वो आपका सही है। ठीक है, आपको ये अप्रोच लेके चलना है। कभी भी जो भी करंट अफेयर्स में हो रहा है उन करंट अफेयर की चीजें कैसे प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, वो डायरेक्टली करंट अफेयर को नहीं पिक करते हैं। वहां पे उस करंट से कनेक्टेड जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसको पिक किया जाता है और उससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक कंप्लीट करंट ईयरली, जैसे 2025 गया जा रहा है आपका, तो इसकी पूरी ईयरली करंट अफेयर मैं आपके पास 1 से 2 जो आपका फर्स्ट वीक रहेगा जनवरी में, उसमें कंप्लीट ईयर का एनालिसिस लेकर के आऊंगा जहां पे हर वो चीज, हर एक सेक्टर से पीआईबी, द हिंदू, हर चीज मेंशन होगी। उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे पूछे गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रॉपर वीडियो में आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा इसमें। ठीक है, ये कंप्लीट प्लान बन चुका है। अब जब आपके सामने आएगी तो आपके सामने एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि कैसे आपको ईयरली करंट अफेयर को रिवाइज करना है, द हिंदू को कनेक्ट करके उसके साथ जो पीआईबी है, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, उन सबको कैसे कनेक्ट करना है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडस्ट्रियल आउटपुट के ऊपर। अब यहां पे क्या बात हो रही है, आप देखोगे एक शब्द लिखा है आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इसका पहले मैं मतलब समझा देता हूं। इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन को जब एक टेबल में बनाया जाए कि एक्स इंडस्ट्री में एक्स प्रोडक्शन, एक्स इंडस्ट्री में 10 हुआ, वाई इंडस्ट्री में 20 हुआ, तो ये जो इंडेक्स बनता है इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब मान लो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उसमें से जब 8 ऐसी इंडस्ट्रीज निकाल ली जाएं जिनका वेटेज काफी ज्यादा हो इस पूरे आईआईपी में, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। मतलब ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं 8 जिनका बहुत बड़ा वेटेज है पूरे के पूरे आईआईपी में। तो यहां पे जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो हिट हुआ है हाई, मतलब उसमें इंक्रीमेंट हुआ है 6.7%। यहाँ पे जो कैपिटल गुड है उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जो कंज्यूमर सेक्टर है उसमें स्पेसिफिकली ड्यूरेबल, मतलब ऐसे गुड्स जो कि ड्यूरेबल होते हैं, उसमें इतनी ग्रोथ मिली, नॉन ड्यूरेबल में इतनी ग्रोथ देखने को मिली। अब यहाँ पे जो की फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए वो क्या है, वो पता होना चाहिए कि आईआईपी क्या है। अब कैपिटल गुड का मतलब क्या होता है, ऐसा गुड जो कि किस लिए इस्तेमाल होगा, किसी प्रोडक्शन पर्पस में इस्तेमाल होगा, तो उसको कैपिटल गुड की कैटेगरी में कहा जाता है। अब यहाँ पे
पे वही सेम चीज़ मैंने लिखी है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में। अब यहाँ पे जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका ये लिस्ट मेंशन्ड है, तो आप लिस्ट का एक बार ये नंबरिंग जरूर पढ़ लीजिएगा, यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 40.27 वेटेज रहता है 8 कोर इंडस्ट्रीज का आईआईपी में। तो ये कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, ये 8 जो इंडस्ट्रीज हैं ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। कौन रिलीज करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर रिलीज करता है। तो आपको पता होना चाहिए आईआईपी का और 8 कोर इंडस्ट्रीज का क्या कनेक्शन है। तो जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं वो आईआईपी का हिस्सा हैं, ठीक है, वहीं से निकाली जाती हैं वो। अब यहां पे अगर बात की जाए कि जो आपकी इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, 2012 का सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कह रहे हैं इन इंडिया in the overall index of industrial production the indices of 8 core industries have a combined weightage of इतना 2012 के हिसाब से बात हो रही है। तो कौन कौन इसमें आता है? तो आप सीमेंट, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, टेक्सटाइल। आप देखिए यहाँ पे क्या टेक्सटाइल मेंशन है पूरे में, यहाँ से देखिए कहीं टेक्सटाइल मेंशन है तो आप हटा दोगे, जहाँ जहाँ 5 आपको नहीं दिख रहा है टेक्सटाइल उसको आप हटा दोगे। और क्या नहीं है यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, क्या आपको फर्टिलाइजर दिख रहा है? आप ध्यान दोगे तो क्या फर्टिलाइजर यहाँ पे अगर आप एक बार पढ़ोगे तो फर्टिलाइजर यहाँ पे दिख रहा है। क्या सीमेंट आपको दिख रहा है इस पूरे में? आप ध्यान से देखिए तो आप बोलोगे सीमेंट हमें यहां पे दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, ऑल यू नीड टू डू इज वन बाय वन हर चीज को कनेक्ट करिए यहां पे। तो जो जो चीजें आपको दिखेंगी यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। जब ध्यान से देखोगे तो आपको 1 भी दिखेगा, 2 भी दिखेगा यहाँ पे, फिर आपको 3 भी दिखेगा और जो 4 आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट है वो भी देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 2015 के इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज पे, कह रहे हैं किसका हाईएस्ट वेटेज है। तो इसी वजह से नंबरिंग पता होनी चाहिए किसका कितना वेटेज है। मतलब ये जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है ये बना किससे है? ये आईआईपी से बना है। मतलब जो आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उससे निकाला गया है ये 8 कोर इंडस्ट्रीज वाला, ठीक है। तो हाईएस्ट किसका होगा? आप एक बार नंबरिंग देखिए, नंबरिंग देख के जो इसमें से हाईएस्ट होगा वो आपको रैंक करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। एक इंडियन नेवल शिप, एक वेसल है जिसका नाम क्या है? कौंडिन्या। अब यहां पे आपको पता क्या होना चाहिए, मैं टू द पॉइंट बताता हूं शॉर्ट में, ठीक है। ये जो कौंडिन्या है ये इंडियन नेवी के द्वारा बिल्ड की गई एक शिप है और ये जो बिल्ड की गई है स्टिच्ड सेलिंग शिप कही जा रही है। अब स्टिच्ड का मतलब क्या होता है? स्टिच का मतलब ये इसको सिला गया है बेसिकली, ठीक है। इसमें ये नहीं है, जनरली क्या होता है आप अगर देखोगे तो शिप में आपका कील का इस्तेमाल होता है उसको ठोकने पीटने के लिए, लेकिन इसको जो आपका एंशिएंट समय था, ठीक है, जो ओल्ड टाइम था हिस्ट्री में, उसका हमने उदाहरण पेश किया है। जैसे एंशिएंट मैरीटाइम क्या कैसे काम करता था, वहां पे जो शिप्स होती थी वो बिल्ड होती थी फाइबर से, जो आपके नेचुरल फाइबर होते हैं उससे उन सब चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता था। तो यहाँ प्रेजेंट टाइम में जो कौंडिन्या है इसको इंडिया की एंशिएंट मैरीटाइम हेरिटेज को शो करने के लिए एक तरीके से प्रेजेंट किया गया ताकि रिवाइव और सेलिब्रेट किया जा सके। अब यही जो शिप कौंडिन्या बनाई गई है ये क्या करेगी, ये आपका जाएगी फ्रॉम पोरबंदर टू ओमान, ठीक है। इसके अंदर टेक क्या है? ट्रेडिशनल स्टिच शिप बिल्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, नेचुरल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके। हिस्टोरिकल लिंक देखा जाए तो एंशिएंट इंडिया और ओमान का जो मैरीटाइम ट्रेड रूट है अक्रॉस इंडियन ओशन उसका भी हम यूज करेंगे और ये शोकेस कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया अपनी जो एंशिएंट हेरिटेज थी उसको रिवाइव करने के लिए स्टेप दिखा रहा है। डिप्लोमेटिक लेवल पे इंडिया और ओमान की जो बायलैटरल टाइज है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी, ठीक है। अब बात करें इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैरीटाइम हेरिटेज रिवाइवल होगा, इससे सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो शेयर्ड मैरीटाइम हिस्ट्री है वो और ज्यादा हमारी स्ट्रेंथन हो जाएगी। कल्चरल कंटिन्यूटी होगी, ये हाईलाइट करेगा इंडिया की जो हिस्टोरिक इंडियन ओशियन के ट्रेड नेटवर्क्स हैं उसमें जो कल्चर की कंटिन्यूटी थी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे थे, फिर वहां से मान लो ओमान जा रहे, तो ओमान के लोग जब यहाँ आ रहे थे तो अपने कजीन, अपने कल्चर, अपने कपड़े, अपने सोच, अपने विचार, हर एक चीज लेकर के आ रहे थे। तो ये दिखाता है कौंडिन्या भी उसी दिशा में जा रहा है। स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भी जाती है कि भैया हम लोग अपनी सिविलाइजेशनल मैरीटाइम पावर को भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारी इंडिजिनस नॉलेज की स्ट्रेंथ शो करता है, और जो नेवल आउटरीच है, पीपल टू पीपल कनेक्शन, इसको भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। आपको पता होना चाहिए इंडियन नेवी और कैसे कनेक्ट करती है बाकी लिटोरल स्टेट के साथ। तो यहाँ पे इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम नाम का एक प्रॉपर फोरम बनाया गया है जहाँ पे लिटोरल स्टेट्स की जो नेवीज होती हैं आपस में आकर के बैठती हैं और एक प्रॉपर ग्राउंड बनता है। यूपीएससी ने इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के ऊपर सवाल पूछा है पीवाईक्यू में, आप इसको पीवाईक्यू डाल के एक बार टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट
आर्टिकल बात करता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 7.7 लाख करोड़ का डिफेंस क्लियरेंस दिया है। किसने दिया है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दिया है। अब यहां पे ये जो किया जा रहा है ये कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए किया जा रहा है। मतलब यहां पे जो इंडियन आर्मी है, जो आर्म फोर्सेस है, वहां पे अच्छे खासे गुड्स या मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे। इससे जो ट्राई सर्विस है उसकी कॉम्बैट रेडनेस और ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। अगर आर्मी की बात की जाए तो यहाँ पे पिनाका रॉकेट, फिर नेवी में, ये सारे शब्द हैं, इसको सिर्फ एक बार पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की कोई चांस नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आप डिफेंस में ऑलरेडी पढ़ते हो। अगर आप देखोगे ऐसे लिखा है यहाँ पे क्या, बोलार्ड पुल टक्स, तो ये किस लिए होगा? जो हार्बर ऑपरेशन होता है, टक्स का मतलब क्या होता है? जो रस्सी टाइप बनी होती है। तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये सब क्या होगा? एक्वायर किया जाएगा इस बजट के अंडर में। ठीक है, मेन चीज क्या है जिस वजह से मैंने ये चीज मेंशन की है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा 7.79 लाख करोड़ का जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है। पहली चीज तो क्या, मिलिट्री की रेडीनेस और अच्छी हो जाएगी, एक शार्प बूस्ट मिलेगा कॉम्बैट करने में। कॉम्बैट कैपेबिलिटी जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की और ज्यादा वो मजबूत हो जाएगी। फिर इंडिया की जो एबिलिटी है चाइना पाकिस्तान के थ्रेट को काउंटर करने की, वो और ज्यादा रिजिलियंट और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। हमारा वॉरफेयर प्रिसाइज हो जाएगा, हमारी एक्यूरेसी, लॉन्ग रेंज, हमें एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिलेगा ड्रोन का सहारा लेकर के, जो यूएवी और जो बाकी म्यूनिशन थ्रेट्स होते हैं उससे। हमारी जो सर्विलांस है अक्रॉस इंडियन ओशियन रीजन वो और ज्यादा इंप्रोवाइज हो जाएंगे। जो हमारी एयर डोमिनेंस है वो अच्छी होगी। और ये सब कुछ आत्मनिर्भर भारत में जब किया जाएगा तो इंडिजनाइजेशन भी होगा, और इसी के साथ जो हमारी ट्राई सर्विस में कोऑर्डिनेशन है और ज्यादा इंप्रोवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। आप देख रहे होंगे मैं आर्टिकल में उतनी ही चीजें मेंशन कर रहा हूं जो कि आप एज इट इज अपने मेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज अ ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हंगरी में वाटर क्राइसिस या हंगरी में डेजर्टिफिकेशन की जो प्रॉब्लम थी उसे कैसे टैकल किया जा रहा है। वहां के जो वाटर गार्जियंस हैं, ऐसे लोग जो कि वाटर को सेव करने में मदद करते हैं, वो कैसे बैटल कर रहे हैं वहां पे जो सूखा पड़ रहा है थ्रू थर्मल वाटर। थर्मल वाटर मतलब क्या है? थोड़ा बहुत गर्म पानी की बात हो रही है यहाँ पे। तो कौन सा रीजन इफेक्ट हो रखा है? अगर आप ध्यान दोगे तो हंगरी का जो रीजन, इसका नाम क्या है? होमोखटसाग। ठीक है, होमोखटसाग नाम का जो रीजन है, इसमें प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है। यहाँ का ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, यहाँ की जो नाले, यहाँ पे जो वेल्स हैं, कुएं हैं, ड्राई हो रहे हैं, सॉइल में क्रैक्स पड़ रहे हैं, सैंड ड्यून्स बन रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? वो सारी कंडीशन बन रही है जिससे यहाँ का क्लाइमेट सेमी एरिड कैटेगरी में चला जाए। तो अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, प्रॉब्लम तो वही सेम चीज मैंने मेंशन कर दी, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। अब ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे एरिडिफिकेशन हो रहा है, मतलब रीजन टर्न हो रहा है सेमी एरिड में, रेनफॉल लो हो रही है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, ह्यूमन फैक्टर्स भी यहाँ पे हैं, रिवन चैनलाइजेशन, इम्प्रॉपर लैंड यूज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो जितने पॉइंट्स लिखे हैं ये जरूरी नहीं हंगरी पे, ये एक बहुत ही जेनरिक पॉइंट है जो आप किसी भी मेंस में कहीं पे भी अगर आप ये पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहे हो तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। सॉल्व करने के तरीके में क्या है? जो थर्मल वाटर रीयूज किया जा रहा है, मतलब जो आपका स्पा होता है वहां पे, जो पानी वहां से निकलता है गर्म पानी, उसको डाइवर्ट कर दिया जाए, जो यूज नहीं हो पा रहा है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है जिसके से उसका इस्तेमाल किया जा सके, उसको सेव किया जा सके। आर्टिफिशियल फ्लडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि 2.5 हेक्टेयर से जो लो लाइंग लैंड होती है, नीचे की जमीन होती है, वहां पे फ्लडिंग हो रही है, फ्लडिंग को रोका जा रहा है जिससे क्या हो, जो क्रैक्स पड़े सॉइल में उसको फिल किया जा सके। वाटर को रिटेन करने के लिए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। फिर जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है ये भी एक अहम रोल प्ले कर रहा है, जिससे क्या होगा, जो वाटर है वो अंडरग्राउंड में सीप अप होगा, नीचे नीचे जाएगा, तो वहां पे अंडरग्राउंड में डेजर्टिफिकेशन थोड़ा रुक जाएगा। माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट किया जा रहा है। अब जब ह्यूमिडिटी बढ़ाई जाएगी तो वैसे ही क्लाइमेट भी शेप होगा वहां का। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो वहां पे इवेपोरेशन भी होगा, टेम्परेचर भी धीरे धीरे इंपैक्ट होगा, इवेपोरेशन होगा, रेन होगी, तो ये साइकिल बनना स्टार्ट हो जाएगी। जो वहां के वेटलैंड्स हैं उनको स्टोर किया जा रहा है, नेचुरल फ्लडिंग होगी, साइकिल उसकी प्रॉपर बन जाएगी। तो ये करने से क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें वहां पे जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, जो सूखा पड़ रहा है, उसको रोकने में ये सारे स्टेप्स मदद करेंगे। ठीक है, अब डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लैंड का डिग्रेड हो जाना एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड एरिया में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज चेंज हो रही है। कॉसेस की बात की जाए तो यहां पे क्या है, डिफॉरेस्टेशन,
डिग्रेडेशन, अरावली डिग्रेडेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, क्लाइमेट चेंज और जो रेनफॉल बहुत इरेटिक है, मतलब समय एकदम एग्जैक्ट टाइम पे नहीं हो रही है, अलग अलग टाइम पे हो रही है। इम्पैक्ट क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है, जो डेजर्ट है उनका एक्सपेंशन होता है, लाइवलीहुड पे थ्रेट पड़ता है। ठीक है, चलिए अब यहां बात की जाए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको ओवरसी करती है उसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसका एडॉप्शन कब किया गया, 94 में किया गया, 96 में इसको इफेक्टिव कर दिया गया। इसको ओनली लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी ऑन लैंड एंड ड्रॉट कहा जाता है। इसको ऑब्जेक्टिव क्या है, डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करना, जो ड्रॉट्स के इफेक्ट होते हैं उसको मिटिगेट करना। और इंडिया के रेफरेंस में बात की जाए तो 96 में इसको रेटिफाई किया गया था। इसके की इनिशिएटिव की बात की जाए तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय 2030 एक इनिशिएटिव है जो टारगेट किया गया है इसके द्वारा। ठीक है, चलिए अब बात की जाए 2016 के सवाल की। आप खुद से एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। कह रहे हैं व्हाट इज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अब कह रहे हैं इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम एंड सपोर्ट इंटरनेशनल पार्टनरशिप। क्या ये सही है? आप सोच के देखो, एक क्वेश्चन मार्क ले, क्या ये सही नहीं हो सकता? बिल्कुल। फिर क्या इट इज इट हैज अ स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन एंड इट्स सेक्रेटरीट फैसिलिटी द एलोकेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू दीज रीजन। क्या ये सही है? आप सोच के देखो, ऐसा नहीं है। यहां पे कोई स्पेशल या कोई ऐसा पर्टिकुलर फोकस साउथ एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन में ऐसा नहीं रखा गया है। और कह रहे मेजर फोकस फाइनेंस रिसोर्सेज इन्हीं के पास जाएगा। अरे भैया, बाकी लोग क्या जाने देंगे? यहाँ पे इंडिया के अंदर दो घर एक जहां यूनिटी में नहीं आ पाते हैं अगल बगल वाले, तो आपको लग रहा है बाकी कंट्रीज जाने देंगी जो रिसोर्सेज है साउथ एशिया में या फिर नॉर्थ अफ्रीका रीजन में? ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं, इट इज कमिटेड टू अ बॉटम अप अप्रोच एनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन लोकल पीपल इन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। क्या ये सही है? यस, इट इज बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है कि नीचे से जो कम्युनिटी लेवल पे पार्टिसिपेशन होगा वो इंप्रोवाइज होगा, तो जो डेजर्टिफिकेशन है वो भी रुकेगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे तो ये किसके ऊपर बात कर रहा है। यहां पे जो कॉर्डोफान नाम का रीजन है ये आपको सिंपल दिमाग में रखना है। कहां पे है? सूडान में है। क्या क्राइसिस हुई है? सूडान में अल फशेर सिटी, आपको पता होना चाहिए। यहां पे और क्या क्या चीजें हुई हैं आप अगर ध्यान दोगे तो यहीं पे जो रेबल ग्रुप है उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया। आरएसएफ के बारे में आपने सुना होगा। तो जब उन्होंने अल फशेर सिटी पे कब्जा किया तो वो चीज बाकी रीजन्स पे भी इंपैक्ट कर रही है। लेकिन आपको सिंपल प्लेसेस न्यूज में कॉर्डोफान कहां पे है, सूडान में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।